चैनल। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर सेकेंड, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेन पॉइंट्स है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन, सम न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इफिशियंसी, सेल डिवीजन और लाइफ प्रोसेस। ये 4 पॉइंट्स हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस, इसमें क्या है देखते हैं। तो वेरियस ऑर्गन सिस्टम, सबसे पहले दिया है वर्ड मैंने ऑर्गन सिस्टम, मैंने इस तरीके से लिख के रखा है कि आपको ये देखकर ही आप अगर राइटिंग करके रखते हैं तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा कि मुझे पॉइंट टू पॉइंट क्या राइट डाउन करना है। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम एक सेल से बना टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से सिस्टम से ऑर्गन, सिस्टम से बॉडी। इस तरीके से ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हमारे बॉडी में कौन से ऑर्गन सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है हमारी बॉडी में। और ये सारे सिस्टम अब हमारे बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं ये इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, है ना, इंडिपेंडेंटली। कुछ एक्सटर्नल हमारे स्ट्रक्चर्स होंगे, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स होंगे। तो सारे ऑर्गन्स इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, बट थ्रू अ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन। पर इनके बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना होता है, काफी एक दूसरे के सहयोग के साथ, ये कोऑर्डिनेशन के साथ पूरे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये सभी ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म में कम ज्यादा वे में समान हो सकती है। नीड्स, अब ये जो हम इतना प्रोसेस कर रहे हैं इसमें क्या चाहिए, क्या होता है? तो इसमें हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी की जरूरत है तो सोर्सेज भी चाहिए ना, बिना ऐसे सोर्सेज नहीं, बिना ऐसे ही एनर्जी आ जाएगी हमारी बॉडी में? नहीं। तो वो सोर्सेज कौन से है? तो मेन सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स हार्वेस्टेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया से ये कलेक्ट किए जाते हैं। तो इस प्रोसेस में हमें एनर्जी की जरूरत है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड से हमें एनर्जी मिलेगी। केवल ऐसा ही नहीं कि हमें फूड्स ही चाहिए, हम फूड से तो एनर्जी मिलती है, आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है, पर केवल फूड्स ही खाने से एनर्जी मिलेगी ऐसा नहीं है। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन। तो मैंने अंडरलाइन करके रखा है, फूड्स और ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। किसके लिए? एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। वी ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट्स, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स है एनर्जी प्रोडक्शन का। तो हमें जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है ये किससे मिलता है? मिल्क, फ्रूट्स, जगेरी, वेजिटेबल, पोटैटोज एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हैं आपकी बुक में लिखी हुई हैं। इन सारी चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब ये जो फूड और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में है ये सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा पूरे बॉडी में सेल्स में पहुंचाए जाते हैं। फूड भी पहुंचाया जाएगा और ऑक्सीजन भी पहुंचाया जाएगा। और जो हमारी लाइफ प्रोसेस है कम ज्यादा वे से कंट्रीब्यूट करती है। किस लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के वर्क में वो अपना योगदान देते हैं। फंक्शनिंग ऑफ ऑल दिस लाइफ प्रोसेस कंट्रीब्यूट्स इन इट्स ओन वे इन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। और उसके बाद है फंक्शनिंग ऑफ ऑल दीज प्रोसेस ऑल्सो रिक्वायर्स द एनर्जी। इस प्रोसेस के लिए, अब ये जो लाइफ प्रोसेस अपना अपना काम कर रहे हैं तो इसके लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, सॉरी मैंने ना लिख के नहीं रखा है बट फिर भी एक्सप्लेन करा देती हूँ। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, ह्यूमन है, अदर एनिमल्स है, प्लांट्स है, प्लांट्स तो ऑटोट्रॉपिक है, पर ह्यूमन और अदर एनिमल्स क्या करते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं। प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रॉप्स है, ये खुद का खाना खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें पता है, तो दे यूटिलाइज सम ऑफ द फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट्स ये क्या करते हैं? खुद का खाना बनाने के लिए या उनकी जो भी प्रोसेस है उसके लिए कुछ एनर्जी का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम भी हमारी कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और कुछ एनर्जी को स्टोर करते हैं। वैसे प्लांट्स भी कुछ एनर्जी को स्टोर करते हैं। वो स्टोर कहाँ करते हैं? तो वो स्टेम में, रूट्स में, उनकी लीव्स में, फ्रूट्स में और भी एक्सेट्रा, और भी बॉडी उनके पार्ट्स होते हैं, वहां पर वो ये अपना फूड स्टोर करते हैं। वी कंज्यूम, हम उस पार्ट्स को खाते हैं तो वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स वहां पर जो स्टोर है वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर आ जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है एक्सेट्रा। एंड ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक carbohydrate and etc.
विच फूड मटेरियल डू वी कंज्यूम टू ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट्स, हमें इस न्यूट्रिएंट्स को मिलाने के लिए कौन सा फूड खाना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमें मिल्क से मिलता है, हमने बताया, फ्रूट से मिलता है, जगेरी, वेजिटेबल, पोटैटोज एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों से आप वहाँ देख सकते हैं बुक में कि बहुत सारी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और एक और मेन सेंटेंस लिखा है, वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के बॉडी में होने पर कितनी एनर्जी मिलती है हमको? 4 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी, कैलोरीज में हम एनर्जी को काउंट करते हैं। तो ये हमारा पूरा फर्स्ट पेज का पेज नंबर 12 का पूरा पैसेज हमने डिस्क्राइब कर लिया। नाउ सेकेंड टॉपिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। इसमें हम देखने वाले हैं कि रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, बड़ा महत्वपूर्ण ये रोल है, बहुत जरूरी है। रेस्पिरेशन किस चीज के लिए जरूरी है? तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो रेस्पिरेशन ये 2 लेवल पे होता है, एक होता है बॉडी लेवल पे और दूसरा होता है सेलुलर लेवल पे, माइक्रो लेवल जिसको हम बोलेंगे। बॉडी लेवल पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दीज गैसेज आर एक्सचेंज, केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। हमें आपको पता है हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। नाउ सेलुलर लेवल पे क्या होगा? तो हम जो खाना खाते हैं ये खाना फूडस्टफ्स ऑक्सीडाइज्ड होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कंबाइन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कहीं ना कहीं ये कंबाइन होने वाला है, तो ये होगा सेलुलर लेवल। अब ये है कि हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम जो इसके लिए जो एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी की जरूरत है, तो वो एनर्जी आती कहाँ से है? तो डेली रूटीन में हम जो खाना खाते हैं तो वहां से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन का काम हो जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है डेली रूटीन के वर्क के लिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के रूप में हमको एटीपी एनर्जी मिलेगी। अब ये है, इसमें ग्लूकोज, ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज होगा स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप में हम पढ़ेंगे उसे। तो ये स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज होगा और इसे हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीडाइज ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो हमें 2 टाइप से मिलेगी, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक है एरोबिक एंड सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके आगे का अब हम पढ़ रहे हैं ग्लाइकोलिसिस। इसमें 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस आर देयर, ग्लाइकोलिसिस, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन। ये हम उसमें ग्लाइकोलिसिस का पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले तो क्या होगा? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होगा। हमने यहाँ पर इसके पहले जो प्रोसेस पढ़ी वहां पर पढ़ा था कि ग्लूकोज स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज्ड होने वाला है। तो ग्लूकोज स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज्ड होगा, उसे हम ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। और ये प्रोसेस होगी कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में होगी। साइटोप्लाज्म कुछ याद आ रहा है? सेल के अंदर होता है, देखो कुछ याद करके, नहीं तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म कहाँ होता है। ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होगा स्टेप बाय स्टेप एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म। ये चीजें हमें मिलने वाली है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल सबके ध्यान में रखना है। अब जो पायरुविक एसिड हमें यहाँ मिला, वो पायरुविक एसिड क्या होगा? कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम A। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब नाम कैसे है टीचर, हमें कैसे ध्यान में रहेंगे? तो आप ऐसा समझ लो कि कोई केमिकल दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो सिंपल समझ में आता है, बस ऐसे ही ध्यान में रख लो। तो पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम A। इस प्रोसेस के दौरान जब ये कन्वर्शन हो रहा होगा, इस प्रोसेस के दौरान 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 and 2 molecules of CO2 are released। 2 molecules CO2 के and 2 molecules NADH2 के रिलीज होंगे। तो ये होगा ग्लाइकोलिसिस। इसके पहले हमने देखा कि पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड will get converted into acetyl coenzyme A। वही एसिटिल कोएंजाइम A ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में क्या होगा? तो वही एसिटिल कोएंजाइम A
एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में अब वो एंटर करेगा। पहली जो प्रोसेस हो रही थी ग्लाइकोलिसिस की वो हो रही थी साइटोप्लाज्म में, अब जो प्रोसेस हो रही है मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहाँ हो रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। एसिटिल कोएंजाइम एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइक्लिक चेन रिएक्शन होगी, कंटिन्यूअस रिएक्शन होने एक के बाद एक रिएक्शन होगी, उसे हम साइक्लिक चेन रिएक्शन कहेंगे, जिसमें ये एसिटिल कोएंजाइम ए है उसमें का जो एसिटिल पार्ट है, एसिटिल पार्ट मतलब ये अलग अलग हम वो कहेंगे अलग अलग एलिमेंट से अगर बना हुआ है, तो जो इतना पार्ट है ये पार्ट जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। एसिटिल पार्ट ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, मतलब इसका आधा पार्ट जो है पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। इस दौरान CO2, H2O, Na2H2, FADH2 इनके मॉलिक्यूल्स डिराइव्ड हो जाएंगे। तो ये हुआ सेकेंड पॉइंट, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम थर्ड प्रोसेस, ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ये प्रोसेस भी कहाँ होने वाली है, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली है। इसमें क्या होगा, तो इसके पहले के प्रोसेस में हमने देखा दो प्रोसेस थी, ग्लाइकोलिसिस एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। उसमें NADH2 और FADH2 जो ऑब्टेन हुए होंगे वो दे विल पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, वो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, भाग लेने वाले हैं। इस दौरान क्या होगा, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस फ्रॉम ईच NADH2, 3 मॉलिक्यूल्स ATP के 3 मॉलिक्यूल्स एक NADH2 से बनेंगे और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फ्रॉम ईच FADH2, और 2 मॉलिक्यूल्स ATP मतलब एनर्जी के 2 मॉलिक्यूल्स किससे बनेंगे, हर एक FADH2 से बनेंगे। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फ्रॉम ईच NADH2, एक NADH2 से 3 ध्यान में रखो, और एक FADH2 से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनने वाले हैं। केवल ATP ही नहीं, तो ATP के साथ साथ हमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज पूरा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और इस प्रोसेस के दौरान CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस्ड अलोंग विथ एनर्जी, कि एनर्जी के साथ CO2 और H2O भी प्रोड्यूस होंगे। तो ये हमारा टॉपिक था पूरा, हमने पढ़ा तो ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें हमने 3 प्रोसेस पढ़े, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पढ़ा एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन भी पढ़ लिया। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा। आपको कोई क्वेरीज हो तो यू कैन कमेंट मी। थैंक यू।